हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे। पहले मैंने 2 पार्ट कर दिया था, जो कि 2020 के प्रीवियस ईयर। आप लोगों को पता होगा कि 2020 में एक बार ही एग्ज़ाम्स हुआ यूजीसी नेट का, ठीक है, क्योंकि कोरोना काल के कारण, ठीक है। और उसमें से 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो यानी कि 200 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस करवा दिए थे 2 पार्ट में, यानी कि 50-50 करके। और आज हमारा ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चंस। हाँ, यहाँ पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि इसमें व्याख्या सहित है। अगर जिसके पास भी पीडीएफ बुक नहीं है या फिर जो पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ देखें तो इसको देखते हैं, और इसमें हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसके क्वेश्चंस कर देंगे। आप लोग जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो उनका व्याख्या जरूर से जरूर देख लें, ठीक है। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुर्की है जो आर्य भाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके यहाँ पे इसको देख लीजिएगा फ्रेंड। वैसे आर्य भाषा के अंतर्गत वाला क्वेश्चंस हर बार आते हैं, 1 या 2, ठीक है। तो इसका मैं ट्रिक भी लाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो रूढ़ है, रूढ़ है, यौगिक नहीं है। तो कौन सा? पीला जो है वो क्या है? रूढ़ शब्द है, लेकिन क्या है? यौगिक नहीं है, यानी कि जुड़ा हुआ नहीं है, वो रूढ़ हो गया। क्योंकि पीला को अगर हम तोड़ेंगे, यानी कि उसको हम डिवाइड करेंगे, तो उससे कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम दूसरा सारा अगर वर्ड देखेंगे तो उसका कुछ अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे आप लोग डिफिनेशन इनका देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये दाग जो है ये फारसी है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। नया लेखक उससे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुरानों की गुलामी पसंद नहीं करते हैं और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपयुक्त कथन लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है? तो यहाँ पे आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल जी के लिए कहा है, ठीक है। तो ये कथन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा पंच विडाल में शामिल नहीं है, ठीक है। तो पंच विडाल में कौन सा शामिल नहीं है? तो अहंकार जो है वो पंच विडाल में शामिल नहीं है। तो कौन सा पंच विडाल में शामिल है? तो यहाँ पे आप लोग, मैं थोड़ा सा इसका ट्रिक बनाई हूँ, मैं वो बता देना चाहती हूँ। आलस, हिंसा, चिकित्सा, काम और मोह। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने कुछ यहाँ पे मतलब खुद पढ़ने के लिए यहाँ पे ट्रिक बनाया था, आप लोग देख लीजिए। बच्चा, यानी कि मैं बच्चों से कह रही हूँ, आलस से हिंसा मत करो, नहीं तो चिकित्सा से मोह हो जाए। चिकित्सा से यहाँ पे आप लोग मतलब चिकित्सक मतलब डॉक्टर समझ लीजिएगा, ठीक है। चिकित्सा को काम से मोह आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बच्चा को आलस करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्या चीज़ से? बच्चा को आलस से हिंसा मत करो, ठीक है। मतलब आलस्य से हिंसा मत करो, ठीक है। यहाँ पे हिंसा आ गया, यहाँ पे चिकित्सा आ गया, और यहाँ पे काम आ गया, यहाँ पे आ गया मोह, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। देखते हैं आगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना मत यह तांत्रिक और योग मार्गीय बौद्ध की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर हम देखेंगे, तो यहाँ पे दिया है कि 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणी की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। विभिन्न शाखाओं में हजारों कवियों के लेखकों की कालक्रम अनुसार गुथी हुई। फ्रेंड्स, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत लंबा है और इसीलिए मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रही थी, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये काल विभाजन के बारे में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है।
ये उत्तर पूर्व करके जो काल विभाजन किए गए हैं ना, बांटे गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे ये कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के काल विभाजन के नामकरण के उपयुक्त नामकरण में किस साहित्यकार का है? तो यहाँ पे बताना ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी का। ठीक है, और ऊपर वाला जो यहाँ पे ये देखे थे, ये मिश्र बंधु जी ने किए थे ना, प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल, ऐसा कुछ, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, को और फिर यहाँ पे इसका डिफिनेशन जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम यहाँ देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, दब साहब पयास यानी कि को, इसको देख लीजिएगा आप लोग। गाथा या साहित्य की प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो आ जाएगा यहाँ पे माइला धवल ने। ठीक है, इसका यहाँ डिफिनेशंस फ्रेंड मैं कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करके जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज़ आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? तो परीक्षा गुरु, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, हर एग्जाम मतलब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं इस बार भी आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? तो यहाँ पे बताना है नागरी नीरद। तो ये किसका है? उदय शंकर भट्ट का नहीं है। बाकी यहाँ पे जो ये तीनों है ये उदय शंकर भट्ट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे, अपने मनोविश्लेषणवादी मानविकार संबंधित निबंध करुणा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित की है क्या? कौन कौन सी बात है जो इन्होंने निर्धारित की? यहाँ पे जरूर कोडिंग में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे आप लोग देखिए, तो ये सी नंबर जो है हमारे वो सही नहीं है। सी क्या है? करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आवश्यक नहीं है नहीं होगा, आवश्यक है ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बाकी जो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे जो ये डी है ये बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल आप लोग इनको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वय संधि और किशोर मन की मानव विश्लेषण का अंकन किया गया है? तो ये है शेखर एक जीवनी में। ठीक है, तो ये यज्ञ जी का है, ये हमारे सिलेबस में भी लगे हुए हैं। आगे देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन, मैला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्रीधर और सरस्वती जो है वो मैला आंचल के पात्र नहीं है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो बाकी जितने भी यहाँ पे ये मैला आंचल के पात्र हैं। आगे हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं प्रवृत्ति हो सकती है, इसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला यह विराट माध्यम और निम्न माध्यम वर्ग है जो कि अपने जीवन की शक्ति से आज भी दुर्दांत संकट को जाने अनजाने में झेल रहा है। उपयुक्त में से नई कहानी के संदर्भ में जो कथन कहे गए हैं फ्रेंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे लेखक के, तो ये कमलेश्वर जी का है, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा और मैं बहुत जल्द करवा दूंगी वो सब भी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति कवित्व बीज के रूप में संस्कार विशेष अर्थात कवित्व निर्माण के बीच में रूप विशेष संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण, यानी कि ये उदाहरण किस आचार्य ने दिया है? तो ये मम्मट जी ने दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ दिए हैं निम्नलिखित में से आचार्यों ने रसों की संख्या 8 मानी है, किसने मानी है? तो ये है दांडी जी ने। कितनी बार दंड देना है? 8 बार दंड देना है दांडी जी का। ठीक है, लेकिन इसका समय कितना है? इनका समय फ्रेंड शायद 7वीं सदी है। ठीक है, तो वैसे आप लोग देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कथन सत्य है ये बताना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्य होगा, क्योंकि फ्रेंड मैं अगर ये सारा को ये करने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं सिर्फ यही बता रही हूँ। अगर रही बात इसकी व्याख्या की तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में क्या है? वही साधारणीकरण है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहा जाता है और भारतीय काव्य शास्त्र में वही साधारणीकरण है, ऐसा कथन किसका? यानी कि इसी बात को मतलब घुमा दिया जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा वहां पे रिचर्ड। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिंबवाद के संबंध में निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? बिंबवाद का संबंध किससे है बताना है। यहाँ पे एजरा पाउंड। ठीक है, मैंने इसका ट्रिक बता दिया था, पाश्चात्य को कैसे कैसे याद करना है, शॉर्ट प्ले लिस्ट में आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, आदिवासी विमर्श का मूल स्थापना नहीं है, कौन सा संस्थापना नहीं है?
स्थापना संस्थापना नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सत्ता के प्रति विद्रोह, ये नहीं है। बाकी यहाँ पे आप जितने भी देख सकते हैं ये सब है। सांस्कृतिक पहचान, ये जनजाति, और फिर यहाँ पे जल जंगल जीवन पर अधिकार। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन जो है, हम 21 नंबर क्वेश्चन, हमारे समाज में पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्रण देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका के 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय पड़ोर हुई दुर्बल संतानों की रोगनीय पीली माता की कौन सी विवस्था और कौन सी रुला देने वाली करुणा ना मिले। ये कथन मतलब किसका है ये बताना है। तो ये किसका है? महादेवी वर्मा जी का। 22 देखेंगे हम, स्त्री विमर्श। ये देखिए फ्रेंड, वैचारिक पृष्ठभूमि से आजकल बहुत डीपली क्वेश्चंस जा रहे हैं और इस बार तो यूनिट 10 से बहुत डीपली क्वेश्चंस गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो है स्त्री विमर्श के मूल स्थापना में नहीं है। कौन सा नहीं है? सतीत्व की सतीत्व ही अस्तित्व, ये नहीं है। बाकी जो यहाँ पे देख सकते हैं स्त्री की स्वतंत्र व्यक्तित्व, फिर यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। ठीक है, आगे हम यहाँ देख सकते हैं 23 नंबर देखेंगे हम, मार्क्सवादी दर्शन में किस पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? तो किसमें? क्रांति से हिंसा का प्रयोग में। ठीक है, असहमति थी। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 24 देखेंगे हम, तो खड़ी बोली में इतना बड़ा महाकाव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों से है, जिसमें कि अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? तो ये कहा है किसके बारे में? प्रिय प्रवास के बारे में। ये किसकी रचना है? हरिओत जी की रचना है। ये आप लोग देख लीजिएगा और हमारे सिलेबस में भी लगे हुए यूजीसी नेट के। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मुक्ति बोध की कृति नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो ये क्या है? शुद्ध कविता की खोज। ये किसकी है? मुक्ति बोध की नहीं है। शुद्ध कविता की खोज कब करेंगे हम? दिन में करेंगे, है ना, तो दिन करा जाएगा। ठीक है, तो उनकी रचना है ये। आगे देखेंगे 23 धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया? तो ये आप लोगों को पता होगा, 3 आदमियों का जिक्र किया। एक तो खा रहा है रोटी, एक बना रहा है, और तीसरा जो है वो क्या है? रोटी से खेल रहा है। ठीक है, ऐसा वाला यही है इसमें। आगे हम देखते हैं 24 नंबर, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली कुल और जाति में अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो अपने माता पिता या फिर वंश की देन है। उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से ली गई है? तो ये रश्मि रथी की भूमिका से ली गई है। ये भी हमारे सिलेबस में लगा है और 1952 इसका प्रकाशन है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इनका डिफिनेशन यहाँ पे जो इसको इनकी व्याख्या है जरूर से जरूर। 28 की अगर हम बात करेंगे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता आँखियन की देखी तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों में मंतव्य सही नहीं है। कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो ये है बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, ये नहीं है। बाकी यहाँ पे जिसका अनुभव की महत्ता, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बातों से सहजता से कहना, ये सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, देख रहे हैं ना फ्रेंड, ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मैंने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाके। बिल्कुल मैंने ऐसे ही कोशिश किया है बनाने का, मेरी एक छोटी सी प्रयास है इसमें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और मेरा जो MCQ होगा वो इसी टाइप से होगा, बिल्कुल कोडिंग में होगा, प्रैक्टिस को लेकर 2022 एग्जाम के लिए। ठीक है, 29 की अगर हम बात करेंगे तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें ये वाला एक बहुत बड़ा कोटेशन है, यहाँ से इसको कट करके दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किनके बारे में कहा? विद्यापति के बारे में कहा। ठीक है, आगे देखेंगे 30 नंबर, माता पिता के संबंध विच्छेद को प्रभावित बालक के त्रास्त जीवन का चित्रण किसमें दिया? आपको पता होगा, आपका बंटी का के बारे में कहा, ये मुन्नू भंडारी जी का है। आगे हम देखेंगे 31 देखेंगे, तो यहाँ दिया है लक्ष्मी दासीन निम्न किस उपन्यास के पात्र है? तो यहाँ बताना, ये महिला आंचल 1954 में फणीश्वरनाथ रेणु जी का, इनका देख लीजिएगा आप लोग।
आगे यहाँ पे देखेंगे 32 गोदान उपन्यास में होरीराम अवध प्रांत के किस गांव में रहने वाला किसान था। तो वो कहाँ रहने वाला था, बेलारी में रहने वाला था। ठीक है, इस बार भी इससे क्वेश्चंस आए हैं, कथन को ले लिए गए थे। ठीक है, तो आप लोग इसकी यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा। 33 को देखेंगे, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं कौन से हैं, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे हम 34 देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी कौन सी है। तो उसने कहा था 1915 में, ये गुलेरी जी का है। ठीक है, इसका 3 कहानी है, बुद्धू का कांठा, सुखमय जीवन उसने कहा था। ठीक है, 12, 14, 15 कुछ ऐसे ही हैं फ्रेंड, आप लोग देख लीजिएगा इनका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, 35 की अगर हम बात करेंगे, मानव प्रवृत्तियों तथा मानव विकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है कौन सा है। तो ये कामना। हाँ ठीक है, कामना। फिर आगे देखेंगे 36, तो इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग में साहित्य की वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है। तो यह सन्यासी में कही है। ठीक है, 1930 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। ये संवाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये बहुत बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये लहरों का राजहंस से लिया गया है। ठीक है, तो ये किसका है, नागर जी का है, आप लोग देख लीजिएगा। 38 देखेंगे हम, अभिजात वर्ग परिवार में कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह का मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण किसमें हुआ है। तो ये जितने भी इसमें विषय दिए गए फ्रेंड, ये सारे उपन्यास लगे हुए हैं। अंजो दीदी 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ये हो जाएगा C नंबर। और ये बहुत अच्छा है और बहुत छोटा है, 2 अंक का है उपन्यास, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 39, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश रॉय बच्चन का कौन सा भाग है। तो ये प्रथम भाग। कितना आसान दिया है, मतलब इस बार, मतलब 20 में जो एग्जाम्स हुआ था, और इस बार तो मतलब बहुत डीपली चले गए थे हरिवंश रॉय बच्चन की, मतलब इसमें आत्मकथा पे, कि मतलब सॉरी फ्रेंड मुझे याद नहीं आ रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं कौन है। जो मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति लिखी है तो कौन है, ये विष्णु चंद्र शर्मा। ये प्रीवियस में भी पूछा गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें 41, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव चंद के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो ये केशव के बारे में कौन सी बातें कही है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आ जाएंगे A, B और C। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं A, B, C में क्या कहा है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा, उनमें वह सहृदय और भावुकता ना थी जो कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य के समग्र लेखक और अपने पंडित्य और रचना कौशल का धाक जमाना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें से ये सारे कथन, इनके यहाँ पे कोडिंग आप लोग देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 42 यानी कि संविधान में 343 संविधान के राज्य भाषा के बारे में कौन सा प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, शायद यहाँ भी कोडिंग में ही होंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी कोडिंग में है। A और B में क्या आ जाते हैं, संघ की भाषा देवनागरी और राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप के रूप में मान्य होगा। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे A और B। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे B नंबर, सही है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। 43 देखेंगे, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का स्वर है। मतलब देखिए फ्रेंड, आपको इस तरह के भी मतलब आपको पढ़ने पड़ेंगे, मतलब समझना भी पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। मान लीजिए कि आप प्रेमचंद का मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूँगी फ्रेंड, बस मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे कि प्रेमचंद अब किस टाइप्स के हैं, वो क्या आदर्शवादी हैं, फिर यथार्थवादी हैं, तो मतलब किस तरह से उन्होंने रचनाएं लिखी है। ठीक है, तो उनको भी देख सकते हैं। जैसे कि ये
हमारे धर्मवीर भारती जी आ जाते हैं, जैसे कि मतलब उनका जो क्या टाइप रहा है, उन्होंने कैसे लिखे हैं, तो उसी को यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे बी नंबर इसका आंसर है, यानी कि बी और सी, यानी कि ये कैसे थे, हरिकृष्ण प्रेमी के जो नाटक थे उनमें कैसा स्वर दिखता था, तो यहाँ कैसा स्वर दिखता था, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिक का सांप्रदायिक सहोदर्य की मूल्य चेतना का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, यानी कि उनका टाइप भी देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप्स के ज़्यादा लिखते थे। जैसे कि दिनकर जी को देख लीजिए आप, राष्ट्रीय भावना कवि, उनको विद्रोही भी कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब उस तरह से आपको देखना ही पड़ेगा, और फिर इस तरह मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि ये समझ शक्ति के हिसाब से आप बना सकते हैं, सिर्फ रटने और पढ़ने से नहीं। इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और मैं सारे जो लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, मैं उनके बारे में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। 44 देखेंगे हम यहाँ पे, तो विश्वविद्यालय परिवेश के जीवन पर आधारित उपन्यास है, कौन सा है यहाँ पे बताना है। डी नंबर हो जाएगा, ए और बी, यानी कि परिशिष्ट और फिर चक्रव्यूह। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इनका। ठीक है, आगे हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा राम भक्त कवि, मैंने इसका वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि आप लोग शॉर्ट प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ राम भक्त कवियों में यहाँ पूछा गया है, और मैंने राम भक्त कवि, सूफी कवि सबके बारे में अलग अलग करके बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे ए नंबर हमारे हैं, जो कि स्वामी अग्रदास और नाभादास और हृदय राम। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो भी बना दिया है जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डिफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। तब 46 को की बात करेंगे, निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श उपन्यास है, कौन सा है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे सी में क्या आते हैं, सी में क्या आते हैं, बी और डी, यानी कि एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका यहाँ डिफिनेशन। ठीक है, आगे देखेंगे हम यहाँ इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब देखिए ऐसा क्वेश्चंस, मान लीजिए कि छोटा छोटा बात है, अगर इनको नहीं याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस छूट जाएंगे ना, तो मतलब उस वक्त बहुत दर्द होता है स्टूडेंट्स को। बाद में जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं ना, तो उसको लेकर स्टूडेंट को ज़्यादा दर्द नहीं होता है, उस चीज़ को लेकर जो कि वो जानते हुए छूट जाता है, उनसे गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दंत वर्ण से क्या नहीं आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी और सी है। ठीक है, तो बी और सी में हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 48 जो है गिरजा किशोर द्वारा रचित उपन्यास है, यहाँ पे बताना है। 48 का है बी नंबर, तो यहाँ पे ए और बी, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं गिरजा किशोर द्वारा क्या है, जुगलबंदी और ओस की बूंद, जुगलबंदी और ओस की बूंद। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखें 49 क्वेश्चन, निर्मल वर्मा की कहानी की दुनिया। देखिए कहानी में भी दे दिया कि कौन किस तरह से लिखते हैं, बोले ना फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप्स के भी आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे ए और बी, यानी कि हताश और आत्मपरक नायकों की अकेलेपन और अलगाव की। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखेंगे रस के संबंध में कहा जाता है क्या, यहाँ पे कोडिंग में दे दिया है ए और बी, यानी कि रस को अलौकिक आनंद कहा जाता है, रस अलौकिक आनंद की लाक्षणिक अर्थ को में कहा जाता है। ठीक है, लाक्षणिक अर्थ में कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे हम, ये इनका देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे 41 रूसी रूपवाद के प्रतिकूल। हाँ अंकल जी, हाँ तो सॉरी फ्रेंड, थोड़ा मतलब कुछ काम आ गया था। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं 40, हाँ यहाँ पे हम ये देख लिए थे। आगे जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ निर्मल वर्मा तक कर लिए थे, आगे हमारा यहाँ 50 नंबर ये भी हो गया। तो रूसी रूपवाद को देख रहे थे। 51 नंबर हम यहाँ पे देखेंगे, तो 51 नंबर में आ जाएंगे हमारे बी, ए और बी, यानी कि बी नंबर, ए और बी के हमारे अंतर्गत क्या आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं रसवाद और मास्कवाद। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे 42, अगर हम 42 देखेंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रामविलास शर्मा की पुस्तक है, तो यहाँ पे बताना है ए और बी, यानी कि ए नंबर, यानी बी और सी, यानी कि प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग इनका डिफिनेशन। यहाँ पे देखेंगे 53, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य की विशेषता। मैंने बताया ना कि यहाँ से भी बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ बी, यानी कि ए और सी। तो ए और सी हमारा क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सपाट बयानी, सॉरी फ्रेंड ये नहीं है, ए जातिवादी
व्यवस्था का विरोध, और सी नंबर युद्ध तथा तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएंगे हमारे 54। निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, तो यहाँ बताना है। तो यहाँ पे जो आ जाएंगे हमारे सी नंबर यानी कि बी और डी, यानी कि यहाँ पे हिमकृति और हिमतरंगिनी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 55 क्वेश्चन, तो इसका तो यहाँ पे नहीं दिया है फ्रेंड, मैं नेक्स्ट वीडियो में 55 से करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे वैसे दिया है कि अज्ञेय की काव्य है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होगा कि चिंता और ये भग्न दूत जो है वो इनका आ जाता है। तो शायद ए और सी कौन सा है, ए और सी शायद ये वाला क्वेश्चन इसमें सही होगा। ठीक है, तो मैं अगला वीडियो मतलब 56 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और यहाँ बारिश भी बहुत हो रही है, तो इसीलिए अभी आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।